कल हमने किया था फ्रिक्शन के बारे में, आज हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फ्रिक्शन जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला जो टाइप है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जो दूसरा टाइप है उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी गोल गोल करके घूम के आगे जाए तो उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स जो पैदा होगी उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब बात है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी अगर फिसल के आगे जाए, रोल करके आगे ना जाए, फिसल के अगर आगे जाए, तो ऐसा जो फ्रिक्शन जो क्रिएट होने वाला है, ऐसे फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब बॉडी रोल करके आगे जाती है और उस टाइम जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स जो पैदा होगी उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अब जैसे कि मान लो तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, चाहे वो छोटी बॉल हो चाहे वो फुटबॉल हो, तुमने उस बॉल को ऐसे करके फेंक दिया, ठीक है, तो वो बॉल स्लाइड करके जाएगी, रोल करके जाएगी, रोल करके जाएगी। जब वो रोल करके जाएगी तो 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगी, या सारी जिंदगी वो चलती जाएगी? कहीं ना कहीं जाके रुकेगी। 2 मीटर चलने के बाद, 4 मीटर चलने के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद कभी ना कभी तो रुकेगी वो। उसके रुकने के पीछे रीजन यही है कि जब भी बॉल को हम रोल करके आगे भेजते हैं तो मोशन तो आगे की तरफ हो रहा है, अप्लाइड फोर्स हमने आगे की तरफ लगाई है, लेकिन पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है जो उस बॉल के मोशन को अपोज करती है। ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स जो उस रोलिंग मोशन को अपोज करे, ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। पता चला? उसके बाद है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि मैंने कोई भी बॉडी को स्लाइड करवा दिया। अब जैसे ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, इस कुर्सी को मैंने ऐसे रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इस कुर्सी को अगर धक्का दूंगा तो वो धीरे धीरे करके स्लाइड करेगी ना, ये रोल तो करके आगे नहीं जाएगी, स्लाइड करके आगे जाएगी। तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो ये क्या पता 2 मीटर स्लाइड करके आगे चली जाए, 3 मीटर स्लाइड करके आगे चली जाए, 4 मीटर स्लाइड करके आगे चली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जाके तो वो रुकेगी ना। उसके रुकने के पीछे रीजन क्या है कि जब भी मैं किसी भी चेयर को या किसी भी चीज को अगर पुश करता हूं तो वो तो ये अप्लाइड फोर्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट कर रही होती है, ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को समझना तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी बारीकियों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी है, इसको हमने बोल दिया ब्लॉक। यहां पर एक व्हील है, व्हील, या इसको तुम बॉल भी बोल सकते हो। यहां पर तो है ब्लॉक और यहां पर है बॉल। इन दोनों को तुम्हें आगे मूव करवाना है विद सम फोर्स। तो तुमने क्या किया, धरती के ऊपर एक तो इस ब्लॉक को रख दिया ऐसे, और धरती के ऊपर इस बॉल को रख दिया ऐसे। ठीक है, ब्लॉक को रखने से और बॉल को धरती पे रखने से बहुत फर्क होता है। एक तो हमने धरती के ऊपर इस ब्लॉक को रखा हुआ है और एक धरती के ऊपर मैंने इस बॉल को रखा हुआ है। ब्लॉक को अगर मैं पुश करूंगा तो ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, उसी तरीके से अगर मैं इस बॉल को पुश करूंगा तो बॉल आगे मूव करेगी, लेकिन दोनों के मोशन में अंतर है। अगर मैं इस बॉल को पुश करूंगा तो इसका जो मोशन होगा वो तो रोलिंग मोशन होगा, रोल करके आगे जाएगी, लेकिन ये जो ब्लॉक है अगर मैं इसको पुश करूंगा तो इसका जो मोशन होगा वो स्लाइडिंग होगा, वो धरती के ऊपर स्लाइड करेगी, फिसलेगी और तब जाके वो आगे जाएगी। ठीक है, ये तो बात होगी इसकी। अब बात है अपीयरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की। अपीयरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर। एक होता है एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एक होता है अपीयरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जैसे कि ये मेरा हाथ है, इसके अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, ये दूसरा हाथ है,
इसके अंदर भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। अगर मैं इस हाथ के ऊपर इस हाथ को ऐसे रख दूं तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट हुआ उसको तो हम बोलेंगे अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। लेकिन इसकी इरेगुलरिटीज और इसकी इरेगुलरिटीज आपस में टच भी तो करेंगी। जो इरेगुलरिटीज होती है अगर वो जहां पर भी टच करती है ना, ऐसे एरिया ऑफ कांटेक्ट को हम बोलेंगे एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। इसके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था, ठीक है। अब यहां पे ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का इतना पार्ट इस धरती के ऊपर टिका हुआ है, मतलब ये जो है एरिया ऑफ कांटेक्ट, इस एरिया ऑफ कांटेक्ट को हम बोलेंगे अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। अगर हम इसकी इरेगुलरिटीज को धरती की इरेगुलरिटीज के साथ टच करते हैं और उसी की बात करते हैं तो वो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे दो ब्लॉक है, एक तो ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है। अगर मैं इस ब्लॉक को इस ब्लॉक के ऊपर रख दूं तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी इरेगुलरिटीज है, इसके अंदर भी इरेगुलरिटीज है। अब मैं इरेगुलरिटी के ऊपर इरेगुलरिटी को रखता हूं ऐसे, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट है ना जहां पर दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यहां पे अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट इतना है और यहां पर अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट तो सिर्फ इतना ही है। ये जो पार्ट है बॉडी का और ये जो पार्ट है बॉडी का वो तो हवा में है। एरिया ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? सिर्फ इतना ही तो है, ठीक है। ये फर्क होता है। जब कोई भी बॉडी स्लाइड करती है तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट, अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट धरती के साथ ज्यादा होता है, ठीक है। और कोई भी बॉडी अगर रोल करती है तो सिर्फ उस बॉडी का इतना पार्ट धरती के टच में होता है और इसके केस में अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ही कम होता है। जिसके केस में अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा उसके केस में फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगी। जिसके केस में अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा उसके केस में फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगी। अब एक सिंपल सी बात बताता हूं। तुम्हारे पास एक चेयर है, ठीक है। एक तो उस चेयर के नीचे व्हील नहीं लगे हुए, सिंपल वाली चेयर है। एक तो तुम उसको पुश करते हो तो तुम्हें ज्यादा जोर आएगा, या फिर उस चेयर को ज्यादा पुश करने में ज्यादा जोर आएगा जिसके नीचे व्हील लगे हुए हैं। बताओ, दो चेयर है, एक तो व्हील वाला एक बिना व्हील वाला। एक तो बिना व्हील वाले चेयर को तुम पुश करते हो, एक व्हील वाले चेयर को तुम पुश करते हो। किसके केस में तुम्हें ज्यादा जोर लगेगा? व्हील वाले चेयर को पुश करने में या बिना व्हील वाले चेयर को पुश करने में? बिना व्हील के चेयर को पुश करने में हमें ज्यादा जोर लगेगा। ज्यादा जोर इसलिए लगेगा क्योंकि बिना व्हील वाला जो भी चेयर है जो धरती के ऊपर पड़ा हुआ है उसका अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो ये रोलिंग मोशन होता है ना वो फ्रिक्शनल फोर्स को हमेशा घटाता है, हमेशा। एक तो तुम लकड़ी के टुकड़े को पुश करते हो और एक तुम उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर व्हील्स लगा के उसको पुश करते हो। तो लकड़ी के टुकड़े के ऊपर या बेंच के ऊपर या गाड़ी के ऊपर अगर तुम व्हील्स लगा देते हो तो उसका मोशन बहुत आसान हो जाता है। बिना व्हील्स वाली बॉडी को मूव करवाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत है क्योंकि बिना व्हील्स वाली बॉडी का अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है और व्हील्स वाली बॉडी का अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता है। जितना ज्यादा अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। तो इसलिए अगर हमें फ्रिक्शनल फोर्स को घटाना है ना तो अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट को घटाना पड़ेगा। पता चला? ये था स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद बात यह है कि रोलिंग फ्रिक्शन होता क्यों है, किस कारण से होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन होने के पीछे क्या कारण है इसके बारे में मैंने तुम्हें कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। मान लो ये धरती है या कोई भी सरफेस है, इसके ऊपर एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही हो, साइकिल जा रही हो या कोई भी ऐसी चीज जा रही हो जिसके नीचे व्हील्स लगे हुए हो, ठीक है। तो मैं एक व्हील ले लेता हूं। हो सकता है ये जो व्हील है वो साइकिल का
हो सकता है बाइक का हो सकता है स्कूटी का हो सकता है किसी गाड़ी का हो सकता है बुलोक कार्ट का व्हील हो, किसी भी चीज का व्हील हो सकता है ये, ठीक है। तो ये जो व्हील है उसका अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट ये है। इसका मतलब व्हील का सिर्फ इतना हिस्सा धरती के कांटेक्ट में आता है और बाकी का जो हिस्सा है वो तो हवा में रहता है, ठीक है। तो हम बाकी के हिस्से की बात नहीं करेंगे, हम व्हील के उसी हिस्से की बात करेंगे जो कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ, क्योंकि जो भी फ्रिक्शन होगा उसी के कारण तो होगा। अब यहां पर ये अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है। हम लेट करते हैं व्हील को इस तरफ भगाना चाहते हैं विद सम अप्लाइड फोर्स P, ठीक है। हम व्हील को ऐसे पुश करना चाहते हैं लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में। यही हमने पढ़ा कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, ये तो हमें पता है। लेकिन ये जो रोलिंग फ्रिक्शन जो इसके अंदर पैदा होने वाला है ना, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो, रोलिंग फ्रिक्शन तो वैसे ही कम होता है, ये बात मान के चलो, लेकिन वो कितना ही कम क्यों ना हो, होता तो है। वो किसके कारण होता है? अब जैसे कि मेरे हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को चाहे मैं कितने ही दम लगा के रोल करवा दूं, कभी ना कभी तो वो जाके रुकेगा। उसके पीछे रीजन यही है कि रोलिंग फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करता है। अगर रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट ना करे ना तो वो बॉल कभी जिंदगी में ना रुके। अब ये जो रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसके पीछे रीजन होता है फोर्स ऑफ एडेशन, जो केमिस्ट्री के अंदर भी आता है और 10th क्लास के अंदर भी तुमने पढ़ा होगा। फोर्स ऑफ एडेशन का मतलब कल भी बताया था मैंने, दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स, फोर्स ऑफ एडेशन कहलाती है, ठीक है। अब जैसे कि मेरा ये हाथ है, मैंने अपने हाथ को पानी में डुबो दिया, ठीक है, फिर मैंने अपने हाथ को निकाल दिया, क्या सारा का सारा पानी 1 सेकंड के अंदर नीचे गिर जाएगा क्या, या मेरा हाथ गीला रहेगा? हाथ तो गीला रहेगा। हाथ गीला रहने का मतलब यह है कि पानी के मॉलिक्यूल्स मेरे हाथ के मॉलिक्यूल के साथ टच हो गए, अटैच हो गए, फिक्स हो गए। तो एक तो है इसके अंदर पानी और एक है मेरा हाथ। पानी के मॉलिक्यूल्स और मेरे हाथ के पार्टिकल्स या मेरे हाथ के मॉलिक्यूल्स वो आपस में बाउंडेड हो जाते हैं, उनके बीच में एक फोर्स लगती है। पानी अलग चीज है, हाथ अलग चीज है, दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है ना, ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ एडेशन, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो है धरती या सरफेस और एक है इस व्हील का टायर। टायर एक अलग चीज है और ये सरफेस एक अलग चीज है। टायर के अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस के अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो टायर के मॉलिक्यूल्स और सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बाउंडेड हो जाते हैं, बंध जाते हैं विद सम फोर्स दैट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ एडेशन। तो टायर के मॉलिक्यूल्स और सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ एडेशन लगता है। वो फोर्स ऑफ एडेशन इस टायर को आगे आसानी से मूव नहीं होने देता। अगर मुझे इस टायर को आगे मूव करवाना है ना तो फोर्स लगानी पड़ेगी, किसके अगेंस्ट? इस फोर्स ऑफ एडेशन के अगेंस्ट। मैं यहां पर खड़ा हूं, एक बच्चा मेरे को इस तरफ पुश कर रहा है और मैं यहां पर जाना चाहता हूं, तो मुझे जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो इस बच्चे के थ्रू लगाई गई फोर्स से तो ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर वो लगा रहा है 5 न्यूटन और मुझे आगे जाना है तो 6 न्यूटन तो कम से कम लगानी पड़ेगी, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। वही बात यहां पर भी है, अगर मैं इस टायर को आगे मूव करवाना चाहता हूं ना तो मुझे कम से कम उतनी फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी जितनी फोर्स इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ एडेशन लग रही है, ठीक है बात। तो रोलिंग फ्रिक्शन का मेन रीजन क्या है? दो अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ एडेशन लगना, वही है मेन रीजन। फोर्स ऑफ एडेशन के ऑपोजिट में मुझे बॉडी को मूव करवाने के लिए उससे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है, तब जाके वो बॉडी मूव करेगी। क्लियर है? अब कई बार तुमने देखा होगा कि जब कोई भी गाड़ी कहीं से भी अगर निकलती है तो वहां पर थोड़ा सा छेद हो जाता है। अब जैसे कि टायर है, टायर अगर कहीं पर भी पड़ता है तो वहां पर एक निशान छोड़ देता है, एक थोड़ा सा बम्प क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो बम्प का रीजन बुक में दिया हुआ है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन बात क्या है कि अगर कहीं से भी टायर निकलता है तो अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत मिनिमम होता है, तो टायर के मॉलिक्यूल्स और ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ एडेशन लगती है और वही फ्रिक्शनल फोर्स का रीजन होता है। अगर मुझे इस टायर को आगे बढ़ाना है तो मुझे इस एडेसिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उससे ज्यादा, तब जाके ये टायर आगे मूव करता है। क्लियर है?
अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ब्लॉक है, ब्लॉक, और एक है ये बॉल। किसके केस में फोर्स ऑफ एडेशन ज्यादा होगा, ब्लॉक के केस में या बॉल के केस में? ब्लॉक अगर धरती पे मूव करता है, मान लो ये धरती है, इस धरती के ऊपर ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ब्लॉक भी मूव कर रहा है, बॉल भी मूव कर रही है, एरिया ऑफ कांटेक्ट किसका ज्यादा है? ब्लॉक का। जिसका अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा वो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ बंधे होंगे। अब ये जो ब्लॉक है इसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा है, इतने सरफेस एरिया के साथ वो ग्राउंड के ऊपर है, तो यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के साथ बाउंडेड होते हैं, फोर्स ऑफ एडेशन बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन यहां पर तो अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट ही बहुत कम है, अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है, तो मॉलिक्यूल्स भी तो कम आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कम मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ एडेशन कम है। इसमें फोर्स ऑफ एडेशन ज्यादा है, इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है। इसमें फोर्स ऑफ एडेशन कम है, इसलिए फ्रिक्शन कम है। इसलिए इसको मूव करवाना आसान है, इसलिए इसको मूव करवाना मुश्किल है। इसलिए बोला जाता है कि रोलिंग मोशन ऑलवेज डिक्रीजेस फ्रिक्शन, रोलिंग मोशन हमेशा फ्रिक्शन को डिक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी, मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, उसके अंदर तुम ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो कि हम बॉडी को रोल करके अगर आगे ले जाएं तो फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज हो सकती है। क्लियर है? उसके बाद हमने कल एक टॉपिक किया था, और वो जो टॉपिक था वो था फ्रिक्शंस के टाइप। फ्रिक्शंस मैंने 3 तरीके की बताई थी, एक बताई थी लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक बताई थी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक बताई थी स्टैटिक फ्रिक्शन, एक बताई थी लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक बताई थी काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आज उनके बीच में ग्राफ है। जो ग्राफ है वो है अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में। एक तो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, कौन सी फोर्स को हम अप्लाई करते हैं, पी को, और एक होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब एफ। अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको तुम उल्टा भी कर सकते हो, यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कर सकते हो और यहां पर अप्लाइड फोर्स कर सकते हो। ठीक है, हम उल्टा कर लेते हैं, समझना आसान हो जाएगा। यहां पर तो हमने कर दिया अप्लाइड फोर्स जिसको हम पी बोलते हैं, और यहां पर हमने कर दिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैंने दिया एफ से। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को बनाने के लिए कल की नॉलेज यूज होगी। कल की कौन सी नॉलेज यूज होगी? मान लो ये कोई भी बॉडी है, चाहे किसी भी शेप और साइज का हो, मैं मानता हूं कि इस बॉडी को अगर मुझे मूव करवाना है ना, तो कम से कम 10 न्यूटन फोर्स लगाने की जरूरत है। ठीक है, अगर मैं इस बॉडी को मूव करवाना चाहता हूं तो 10 न्यूटन फोर्स की जरूरत है ही है। अगर तुम 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी, 2 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो भी मूव नहीं करेगी, 3 न्यूटन लगाओगे तो भी मूव नहीं करेगी, 8 न्यूटन लगाओगे तो भी मूव नहीं करेगी, नहीं करेगी ना। लेट कर लिया तुमने कुछ ना कुछ फोर्स पी अप्लाई कर दी, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो अपने आप को एडजस्ट करती ही करती है। अगर पी बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, पी और एफ हर हालत में बराबर होंगे। कब तक? जब तक ये बॉडी मूव ना करे। 2 बातें बताई थी मैंने कल, अगर ये बॉडी मूव नहीं करती और हम फोर्स लगाए जा रहे हैं तो उस टाइम पी और एफ हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये बॉडी मूव करने लग जाती है विद सम फोर्स 10 न्यूटन, तो उस टाइम पी ज्यादा हो जाएगा, एफ कम हो जाएगा। अगर पी और एफ उस टाइम भी बराबर हो तो क्या वो बॉडी मूव कर सकती है? क्या वो बॉडी कभी मूव नहीं कर सकती। अगर मुझे इस बॉडी को मूव करवाना है तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना ही होना पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा सा ही ज्यादा क्यों ना हो। क्लियर है? अब बात ये है, एक क्वेश्चन ही आता है इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब है सामने वाले को देखकर खुद को एडजस्ट करना। ठीक है, अब जैसे कि तुम दोनों बच्चे हो,
तुम वीक हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पढ़ने में, तो क्या पता उसको देख देख के तुम भी सीख जाओ पढ़ना। बिल्कुल वही बात है, ये जो F है ना वो इस P को देखकर ही बढ़ता है और हमेशा F P के बराबर ही रहता है। तो अब मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूं और उसको बताने के साथ साथ मैं ये ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले हम ग्राफ को स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। ये जो पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है जहां पर अप्लाइड फोर्स भी जीरो है और फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो है, क्योंकि ये ओरिजिन है। अब मैं ग्राफ को ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे बनाने का मतलब है कि धीरे धीरे करके मैं अप्लाइड फोर्स को भी बढ़ाता जा रहा हूं और जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है, अब मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। मैंने मान लो 1 न्यूटन फोर्स लगाई, 1 न्यूटन फोर्स लगाने के साथ ये बॉडी तो मूव करने से रही, तो उस टाइम ये जो F है वो अपने आप को बढ़ाएगी अकॉर्डिंग टू P, ठीक है। ये जो F है वो P के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेगी, इस तरीके से एडजस्ट करेगी कि P = F होगा ही होगा, ठीक है। 1 न्यूटन फोर्स लगाई, P = F होगा। अब मैं फोर्स को बढ़ाता हूं, अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहा हूं। अप्लाइड फोर्स को जैसे ही मैंने 2 न्यूटन कर दिया, ये बॉडी तो फिर भी मूव नहीं करेगी, लेकिन उस टाइम ये जो F है वो P को एडजस्ट कर लेगा या P F को एडजस्ट कर लेगा और इस तरीके से करेगा कि P = F होगा ही होगा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे ना वैसे वैसे करके ये फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को अप्लाइड फोर्स के बराबर करती जाएगी और P = F होता जाएगा। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती जाएगी, यानी F और P एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहां पर आ जाओ, P बढ़ता जा रहा है, F भी तो बढ़ता जा रहा है। अगर P इतना है तो उसके अकॉर्डिंग F इतना है, अगर P को मैंने इतना कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग F इतना हो गया, अगर मैंने P को इतना कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग F इतना हो गया। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। जैसे जैसे करके अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करके फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाइड फोर्स के बराबर होता जाएगा। तो इसलिए अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर मैंने बराबर ले लिए, इसलिए जो इसका ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। क्या ये बॉडी मूव कर रही है? मूव नहीं कर रही। अब मैं 7 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं, 7 न्यूटन, तो भी अप्लाइड फोर्स को ही मैंने बढ़ाया है लेकिन बॉडी मूव फिर भी नहीं करेगी और उस टाइम ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। 8 न्यूटन लगाएंगे तो भी ये बॉडी मूव नहीं करेगी और उस टाइम भी अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो जाएगी। 9 न्यूटन की फोर्स हमने लगा दिया, 9 न्यूटन। अब हम लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही 9 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे ना तो बातें कुछ चेंज हो जाएंगी। फिलहाल मैं 8 न्यूटन तक की बात कर रहा हूं। जैसे ही मैंने 8 न्यूटन की फोर्स लगाई ये बॉडी रेस्ट पे थी, रेस्ट पे रहेगी और P = F होगा। तो उस दौरान 8 न्यूटन की फोर्स लगाने के दौरान अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है, ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते थे स्टैटिक फ्रिक्शन, बोलते थे ना। तो ये जो ग्राफ है यहां से लेकर यहां तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 1 न्यूटन से 8 न्यूटन तक फोर्स लगाओ, अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही रहेगी और अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो कहलाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन। पता चला? यहां से लेकर यहां तक का ग्राफ है स्टैटिक फ्रिक्शन तक का। उसके बाद हमने 8 न्यूटन फोर्स तो लगा दी थी, अब हम लगाएंगे 9 न्यूटन। जैसे ही हमने 9 न्यूटन फोर्स लगाई अब हम लिमिट की बात करेंगे। जैसे ही हमने 9 न्यूटन की फोर्स लगाई ये बॉडी तो फिर भी रेस्ट पे रहेगी और उस टाइम भी अप्लाइड फोर्स ही हमने बढ़ाई है, उसके अकॉर्डिंग ये फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट करेगी और P = F ही होगा। लेकिन फर्क आ गया कि वो जो अप्लाइड फोर्स है ना अब वो लिमिट है, लिमिट। तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम थोड़ा सा ऐसे करके शो करते हैं। ये है हाईएस्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और हाईएस्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता। ये हाईएस्ट पॉइंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का और इसी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। अब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की तो बात हम कर चुके, अब बात है काइनेटिक फ्रिक्शन की। हमने कितनी फोर्स लगा रखी थी? 9 न्यूटन। अब हम फोर्स को बढ़ाते हैं।
और हमें एक और बात पता है, जैसे ही हमने 9 न्यूटन फोर्स से 10 न्यूटन कर दिया, उसी टाइम वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो अब मैं फोर्स को कर देता हूं 10 न्यूटन। जैसे ही मैंने फोर्स को 10 न्यूटन किया, उसी टाइम अप्लाइड फोर्स, इस अपीरेंट फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते। या फिर ये कह लो कि जैसे ही मैंने एक ऐसी फोर्स लगा दी जो उस बॉडी को आगे मूव करवा रही है, तो उस टाइम अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स उस टाइम एडजस्ट नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है जो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी अपने अप्लाइड फोर्स के साथ बैलेंस नहीं हो सकता। स्टैटिक फ्रिक्शन ही अप्लाइड फोर्स के साथ बैलेंस हो सकता है। अब यहां पे ये बॉडी मूव कर रही है। मूव क्यों कर रही है? क्योंकि अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाया। अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम रह गई, तो उस टाइम ये बॉडी मूव करेगी। और जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स जो पैदा होगी उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ ऐसे है, यहां से लेकर यहां तक अगर तुम ध्यान से देखो तो अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इतनी है तो इतनी ही रहेगी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन ये निकलता है, 1 नंबर का और नॉलेज का भी, कि अगर कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही हो तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है। ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स को हम पहली बात तो काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और दूसरी बात वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है ना, वो अप्लाइड फोर्स से हमेशा कम होती है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो वो बॉडी कभी जिंदगी में मूव ना कर सके। तो कोई भी बॉडी अगर आगे मूव करती है तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन ये कम होता है। ठीक है, और उस टाइम ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो उस अप्लाइड फोर्स को कभी बैलेंस नहीं कर पाती। तो 2 बात याद रखो, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स को एडजस्ट करती है या अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग खुद को वो एडजस्ट करती है, स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स को एडजस्ट नहीं कर पाती, ना ही अप्लाइड फोर्स उस काइनेटिक फ्रिक्शन को बराबर कर पाता है। ठीक है, अब यहां पे तुम मूव कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है, तभी तो मूव कर रहे हो। तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो पीछे की तरफ लग रही है ना, वो बार बार चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जितनी है उतनी ही है। कब? जब बॉडी मूव कर रही होती है तब। तो यहां पे ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है और वो भी इस अप्लाइड फोर्स के पैरेलल। इसका मतलब ये है कि लगातार मैं अप्लाइड फोर्स को बढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है जितनी है उतनी ही है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो ग्राफ है वो काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहां से लेकर यहां तक का ग्राफ स्टैटिक फ्रिक्शन को, ये जो बम्प आया है उसका जो मैक्सिमम होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को, और ये जो स्ट्रेट लाइन आई है वो काइनेटिक फ्रिक्शन को। क्लियर है? ये ग्राफ था। उसके बाद है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि अगर कोई भी बॉडी मूव करने के कगार पर होती है तो उस टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है, जो उस अप्लाइड फोर्स के लिए अपने आप को एडजस्ट करती है, तो उस टाइम जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है, ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में बहुत कम अंतर होता है। जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो भी बॉडी रेस्ट पे रहती है, जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो भी बॉडी रेस्ट पे रहती है। लेकिन जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं ना, तो बॉडी मूव करने के कगार पर नहीं होती। लेकिन जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो थोड़ी सी और फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव कर जाएगी, मतलब बॉडी मूव करने के कगार पर खड़ी होती है। ठीक है, तो 2 बातें बताई हैं। अगर बॉडी रेस्ट पे है उस टाइम अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर कोई भी बॉडी मूव करने के कगार पर होती है लेकिन मूव नहीं कर रही होती, तो उस टाइम अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है, ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है सारी बातें? उसके बाद है लॉज, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज। ये जो लॉज है वो इतने आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है।
तो ध्यान से देखना, पहला लॉ वो है जो तुम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में जो फोर्स एक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो कोई भी फ्रिक्शन हो, चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो, चाहे लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो, वो बॉडी के अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करती है। ठीक है, ये तो हो गया पहला लॉ, ये मैं तुम्हें लिखवाऊंगा लेकिन पहले समझाता हूं। दूसरा लॉ और काफी इंपॉर्टेंट लॉ, इस लॉ के आधार पे आगे के टॉपिक्स होंगे। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझना, इतना आसान लॉ नहीं है ये ग्राउंड है, सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैंने एक 5 kg की बॉडी रख दी। ठीक है, यहां पे एक दूसरा सरफेस है, दूसरा, और इस सरफेस के ऊपर मैं 1 kg की बॉडी रख देता हूं। क्या फर्क है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। मास इसका ज्यादा है तो इसका वेट भी ज्यादा होगा, इसका मास कम है तो इसका वेट भी कम होगा। ठीक है, 9th क्लास में तुमने एक बात पढ़ी थी कि जो कोई भी बॉडी होती है उसका मास हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है और उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ लगता है एक रिएक्शन, ये एक्शन और ये रिएक्शन। क्लियर है? उसी तरीके से ये 1 kg का मास है, इसका जो वेट होगा वो लगेगा नीचे mg, एक्शन, और उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात? अब मैं इसको और इसको पुश करने की कोशिश करूंगा, इसके ऊपर भी मैंने फोर्स लगा दी P, इसके ऊपर भी मैंने फोर्स लगा दी P। अब ये तो है अप्लाइड फोर्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा तुम ऐसे बनाओगे ग्राउंड के साथ, कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स को हवा में ऐसे नहीं बनाओगे, पहले बता रहा हूं ये चीज में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बॉडी और ग्राउंड के अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट के बीच में लगती है, तो बीच में तुम बनाओगे। अब ये बॉडी के ऊपर मैंने अप्लाइड फोर्स P लगाई है, तो यहां पे F फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी। लॉ क्या कहता है, ये जो सेकंड लॉ है वो एक ही बात कहता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नॉर्मल रिएक्शन के। ये बात है सेकंड लॉ। पहला लॉ क्या था कि अगर कोई भी बॉडी अगर इस तरफ मूव करने के कगार पर होगी ना तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है और इक्वल भी होती है। ठीक है, लेकिन दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो अप्लाइड ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बढ़ेगी, नॉर्मल रिएक्शन घटेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स घटेगी। अब मैंने यहां पर दो डायग्राम बनाए हैं, अब मैं समझाता हूं कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हैं। इस बात को ध्यान से पकड़ना, कोई दिक्कत आए तो पूछना। ये भारी बॉडी है, भारी बॉडी का वेट ज्यादा होगा, ज्यादा वेट होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ज्यादा है। अब ये हल्की बॉडी है, हल्की बॉडी का जो वेट है वो भी हल्का होगा, हल्के वेट को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो भी कम होगा। तो इस डायग्राम के अंदर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, इस डायग्राम के अंदर नॉर्मल रिएक्शन कम। ठीक है, अब इस बॉडी को मूव करवाना है तो मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि भारी है, इस बॉडी को मूव करवाना है तो मुझे कम फोर्स लगाने की जरूरत है क्योंकि हल्का है। तो जितनी ज्यादा अगर हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि P और F एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं, P F तो होगा ही होगा। अगर ये बॉडी भारी है तो इसको मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होगी। ठीक है, और अगर ये बॉडी भारी है तो इसका वेट नीचे ज्यादा होगा, ज्यादा वेट होगा तो ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। तो बॉडी के भारी होने के कारण वेट ज्यादा, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, अप्लाइड फोर्स ज्यादा और उसी के हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा। इसलिए बोला जाता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि भारी बॉडी के केस में अप्लाइड फोर्स ज्यादा होती है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होती है। पहली बात तो ये ज्यादा है, और दूसरी बात क्या है, भारी बॉडी के केस में वेट ज्यादा होता है और उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा होता है।
ये भी ज्यादा ये भी ज्यादा, तो हुए ना एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। दूसरी बात क्या बोली जाती है, अगर ये बॉडी हल्की है तो उसका वेट भी कम होगा, वेट कम होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी कम होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन कम है। अब ये बॉडी हल्की है तो अप्लाइड फोर्स कम होगी, क्योंकि थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करने के बाद ये बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। अप्लाइड फोर्स अगर कम होगी तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम है। फ्रिक्शनल फोर्स कम होने का पीछे एक ही रीजन है कि अप्लाइड फोर्स भी कम है, और अप्लाइड फोर्स कम होने के पीछे एक रीजन है कि इसका वेट कम है, और वेट कम हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन भी कम हुआ। तो F और R एक दूसरे के डायरेक्टली हुए, अगर F कम है तो R भी कम है। इस डायग्राम में अगर F ज्यादा है तो R भी ज्यादा है, तो इसलिए बोला जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? कोई डाउट? उसके बाद है तीसरा लॉ। तीसरा लॉ है नेचर के ऊपर। अब जैसे कि मैं दो बुक्स उठा लेता हूं, ये दो बुक्स हैं, एक तो मैं इस बुक के ऊपर इस बुक को ऐसे रख देता हूं, तो दोनों बुक के बीच में जो अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और एक मैं क्या करता हूं, इस हथेली के ऊपर इस हथेली को रख देता हूं, और दोनों के बीच में जो अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है उन दोनों एरिया ऑफ कांटेक्ट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब तुम मुझे बताओ, ये दोनों सरफेस और बुक के दोनों सरफेस क्या सेम नेचर के हैं क्या? कोई ज्यादा खुरदरा होता है, कोई ज्यादा स्मूथ होता है, कोई बहुत ज्यादा रफ होता है, कोई कम रफ होता है, कोई मटेरियल किस तरीके से, कोई मटेरियल किस तरीके से। वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, उसी के हिसाब से दो बॉडीज के बीच में अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा और उसी के हिसाब से फोर्स भी लगेगी। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, वो इस बॉडी के नेचर के ऊपर और एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कौन सा एरिया ऑफ कांटेक्ट? रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, उसके बाद है चौथा लॉ। चौथा लॉ भी मैंने अभी तुम्हें बता दिया कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी वो अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, अब जैसे कि ये हथेली है, इस हथेली के ऊपर मैंने इस हथेली को रख दिया, दोनों हथेली के बीच में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसको हम बोलते हैं अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। लेकिन इस हथेली के ऊपर भी तो इरेगुलरिटीज है, इस हथेली के ऊपर भी तो इरेगुलरिटीज है। इरेगुलरिटी के साथ जहां पर भी टच करेगी ना, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर करता है? एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। पता चला? कोई डाउट यहां तक? तो पहला लॉ क्या था? लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में लगती है। दूसरा लॉ क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा लॉ मैंने क्या बताया था? बताओ। तीसरा लॉ मैंने ये बोला था कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट के बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर करता है? एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक और लॉ मैंने बताया था, क्या बताया था? क्या बताया था? एक और रह गया, बोलो। ये चार लॉ पढ़ने हैं, एक लॉ मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो ये चार लॉ के आधार पे आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे के सारे टॉपिक न्यूमेरिकल वाले हैं, डेरिवेशन वाले हैं, और उसके लिए पीछे की चीजें आनी चाहिए। ठीक है।